हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। अब हम लोग फिजिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 5 सालों में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके होंगे। तो अगर आप इन लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली आप फिजिक्स सेक्शन में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, चाहे आप नेवी एस्पिरेंट हो, चाहे आप एयरफोर्स के एस्पिरेंट हो। ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। वैसे तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ आगे आने वाले हर चैप्टर में होगा, क्योंकि यूनिट हर चैप्टर में होती है। लेकिन क्योंकि एयरफोर्स ने, आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन जो कि अभी इसी नेक्स्ट इनटेक में पूछा गया था, प्रीवियस इनटेक में, जो मैं आपको दिखाता हूँ। एयरफोर्स ने 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया मास यानी कि द्रव्यमान, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम और चौथा नन ऑफ दीज। एज इट इज़ क्वेश्चन है ये जो एयरफोर्स ने पूछा। उसने कहा इनमें से क्या नहीं बदलता, सभी पद्धतियों में समान रहता है। तो इसका आंसर था समय। सुपर इजी क्वेश्चन था, बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके लिए ये क्वेश्चन नया था। तो ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से था। तो मेरी कोशिश है कि यूनिट एंड मेजरमेंट से कितने और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स ने ये क्वेश्चन खुद फ्रेम नहीं किया। अगर आप अभी गूगल पे करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे, तो इस क्वेश्चन के साथ लिख देना AIEEE। तो ये AIEEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स ने पिक किया। तो मैंने क्या किया है, अब आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो आपको पता है कि एक होती है MKS पद्धति, एक होता है CGS, एक होता है FPS। तो सभी में क्या है कि सेकंड जो है वो नहीं बदल रहा है। आप देख रहे हो कि इसमें जो है मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर फुट हो गया। इसमें आपका किलोग्राम था, फिर ग्राम था, फिर पाउंड हो गया। तो आपका लेंथ भी बदला, मास भी बदला, लेकिन टाइम जो है वो नहीं बदला। और यही एयरफोर्स ने पूछ लिया। तो देखते हैं कि और क्या इस चैप्टर में ऐसा है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, यानी कि पिछले सालों में इन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन जो कोस्ट गार्ड में, AA में, SSR में पूछे गए, वो सभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हो सकता है बहुत बच्चों को आता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना फेमस है, सभी एग्जाम में आता रहता है। फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला है कि पारसेक किसका मात्रक है। एक पारसेक और एक लीप ईयर, जिसको प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। तो आप याद रखना, चैप्टर पहला हो सकता है कुछ बच्चों को सरल लगे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको पेशेंस रखना है। इस सीरीज में जब आप एक वीक स्पेंड करोगे तो आपको फिर कंपैरिजन कर लेना मार्केट के किसी भी बेस्ट पेड बैच से, और इन फ्री वीडियोस का कंपैरिजन आप कर लेना। भले ही क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं होंगी, लेकिन ये कंटेंट ऐसा होगा जिस पे आपको गर्व होगा। अगर आप 20 मिनट वीडियो में स्पेंड करेंगे तो आप अपने आप से थैंक जरूर कहेंगे कि आज मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया। ठीक है, अब क्या है कि पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का याद रखना है। दूसरा, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। अब 2 बातें मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। दूसरी बात आपको ये भी पता हो कि एक लीप ईयर में आपका कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब क्वेश्चन क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है एक पारसेक में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो याद रखना, इसी से निकल के आएगा जब आप डिवाइड करोगे। वो आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस याद रख लेना कि एक पारसेक में 3.26 अप्रोक्स कितना, 3.26 लीप ईयर होते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रकाश वर्ष लीप ईयर से भी बड़ा मात्रक है, यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश जो पारसेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाश में वर्ष लगा है, तो वर्ष से वो कंफ्यूज होकर उस मात्रक लगा देते हैं कि ये समय का होगा, क्योंकि वर्ष का मतलब समय। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे पारसेक हो चाहे लीप ईयर हो, दोनों ही किसके मात्रक हैं, दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। अब हम दूसरा टाइप इस चैप्टर से, और छोटी छोटी क्या वो बातें हो सकती हैं, हर बात लिखना तो पॉसिबल नहीं है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन था मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन था फर्मी। ठीक है, मैं आपको लिख रहा हूँ फर्मी। इस चैप्टर से क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो पूछेगा एग्जामिनर। तीसरा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ लो, मेरी बात को सुनते रहो। चौथा ऑप्शन था मीटर। आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट मीटर। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। आप खुद से एनालाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। अब बताओ इसमें सबसे छोटा क्या है। बहुत सोचेंगे कि हो सकता है, मिलीमीटर तो मैं जानता हूँ सबसे छोटा है, तो आप गलती कर दोगे। तो इसलिए यहाँ से भी कुछ पॉइंट आप याद रखना, जिससे आप ऐसा कभी गलत नहीं करोगे कि 1 में, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। हर बात लिखते रहना,
एक एंगस्ट्राम में, एंगस्ट्राम को ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसा जीरो बना के, डिग्री बना के, तो एक एंगस्ट्राम में 10 की घात माइनस का 10 मीटर होते हैं। तीसरा है एक फर्मी, तो एक फर्मी में 10 की घात माइनस का 15 मीटर होते हैं, और 1 मीटर तो है ही। अब आप इसमें देखो कि सबसे छोटा पूछा गया था, तो सबसे छोटा कौन सा है, 10 की घात माइनस 15, यानी कि इसमें ऑप्शन राइट आंसर हो जाता फर्मी। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में लगते हैं कि यार ये नया क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि होता क्या है कि जो आजकल हो भी रहा है कि हम लोग हाई लेवल, आपको क्या लगता है नॉर्मली बच्चों को इन जनरल क्या लगता है कि जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हों जो हमारे लिए नए हों, वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। जबकि ये एनालिटिकल पावर आपका इतना होना चाहिए कि क्या आपके लिए रिलेवेंट है, क्या आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। अब बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि 15 तो बड़ा था, तो मैं आपको बता दूं हाँ 15 तो इन सब में बड़ा है, 3 10 में सबसे बड़ा 15 है, लेकिन आप आगे देखोगे तो माइनस का साइन लगा है, तो अगर घात माइनस की लगी है तो जो दिखने में बड़ी है वो छोटी होगी, तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, फर्मी। अब यहाँ पे अब देखो 4 5 तो ये हो गए और 6 7 होते हैं, तो जो 2 रह गए वो भी आप लिख लो। मैं आशा करता हूँ आप हर बात नोट करोगे। रह क्या गया, माइक्रोन रह गया। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, जिसको म्यू लिखते हैं, 10 की घात माइनस 6 मीटर। अब क्या रह गया, 1 नैनोमीटर भी रह गया। तो 1 नैनोमीटर में जो होता है वो 10 की घात माइनस का 9 मीटर होता है। अब सवाल कैसे पूछा जा चुका, सवाल ऐसे पूछा जा चुका है कि 1 माइक्रोन का 1 नैनोमीटर से अनुपात होगा। ऑप्शन थे 10 की घात 3, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात 6, 10 की घात माइनस 6। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से। तो अगर आप एक माइक्रोन आपको पता होगा, नैनोमीटर पता होगा, रटे हुए होंगे। बच्चे क्या होते हैं माइक्रोन में भी 10 की घात माइनस 9 लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या है ये सारे डिफरेंसेस पता हों। तो आज से ही एक छोटी सी पतली नोटबुक बना लो। हर चैप्टर से मैं ज़्यादा नहीं बातें बताऊँगा, वही बताऊँगा जो बहुत पूछी जाती हैं। तो जैसे इसमें ये प्रश्न पूछ दिया, तो 1 माइक्रोन आप तुरंत अनुपात निकाल लो। 10 की घात माइनस 6 का हम अनुपात निकालेंगे 10 की घात माइनस 9 से, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 6, अब भाग है ऊपर जाएगा पावर तो प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात 3 जो विकल्प होगा वो सही होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इस माइक्रोन एंगस्ट्राम से एक बात 2 नोट लगा के आप लिख लेना, क्योंकि फिर आगे भी ये बातें मैं बताऊंगा जब मैं आपको आगे के चैप्टर रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लिख लो यहाँ पे कि जो परमाणु होता है, ठीक है, एटम, उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है, और जो आपका न्यूक्लियाई होता है, नाभिक होता है, उसकी जो रेडियस होती है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि की होती है। ये 2 ऐसे फैक्ट हैं जो एयरफोर्स और नेवी के सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका और आगे का क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप नोट लगा के लिख लो, ठीक है। अब ये 10 की घात माइनस 10 ना दे के ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है। अब आपको पता है 10 की घात माइनस 10 क्या होता है, एंगस्ट्राम होता है, तो ये एंगस्ट्राम के कोटि की होती है। और नाभिक की बात करें तो ये आपके किसकी, फर्मी की कोटि की होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इस चैप्टर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा और उसमें कुछ कांस्टेंट होंगे, उनके डायमेंशन फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। एक बहुत अच्छा सवाल जो वंडर वाल इक्वेशन का बनता है, उसी का पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे तो वो समझ लेते हैं। तो सवाल क्या है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट ए टाइम t इज v इज इक्वल टू v का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, at प्लस b बटे पूरा का बटे है ये t प्लस c। ऐसे एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, जहाँ पे a और b और c जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो हमें बताना है डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। तो ए बी सी की डायमेंशन क्या होंगी, तो मैं आपको साथ ही मैं पैरेलली समझाता चलूँ। एक वंडरवाल समीकरण भी दिया जाता है जो होता है P प्लस, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, a बटे वी स्क्वायर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है v माइनस बी बराबर होता है आर टी, जहाँ पे आपसे कह देगा कि a और b के विमीय सूत्र बताओ। बिल्कुल ऐसा ही ये सवाल है, और इन दोनों में से कोई भी सवाल इस चैप्टर से आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। तो इन सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच बता रहा हूँ आपको, जिसमें जो ऐड होता है
उनके डायमेंशंस फॉर्मूले इक्वल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल दोनों पैरेलली समझाऊंगा। जैसे इसमें जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो A/V² के फॉर्मूले के इक्वल होगा। फॉर्मूला मतलब डायमेंशन फॉर्मूला। जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका B कांस्टेंट के इक्वल होगा, यानी कि जिसमें जो जुड़ता या घटता है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उनके करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। जैसे इस सवाल में जो होगा कि अब सबसे देखो, अब मैं क्या करता हूँ आपको जो है 1 बाय 1 समझाता हूँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या है। ये जो क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं ये वही हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने ऑप्शन खुद से फ्रेम नहीं किए। अब आप अगर इसको देखोगे AT + B/T + C, तो आपको मैं क्या बता रहा था कि जो जिसमें जुड़ता है उसका वही मात्रक होता है। तो आप देख रहे हो कि T में जो कांस्टेंट C जुड़ रहा है, यानी कि C का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो T के इक्वल होगा। सिर्फ इतना आपने किया जब, तो केवल एक ही इसमें भी अब कर रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला A का होगा, दूसरा B का, तीसरा C का। तो C का हमें मिल गया, क्या आएगा T, क्योंकि C में T जुड़ रहा था, जिसमें जो जुड़ता है उसके इक्वल होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें L है C वाला, इसमें L² है, इसमें L² है। तो केवल इतना करके आपने ऑप्शन मार्क कर दिया। अब मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा, लेकिन ये वो अप्रोच हैं जो आपको टाइम सेव करके देंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो अब इसमें जैसे V के इक्वल क्या हो जाएगा AT, तो यहाँ से अब V का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, मतलब LT⁻⁻1। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें A का मिल जाएगा क्योंकि इधर है T, तो जब यहाँ T से इधर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा L, और ये T इधर आएगा तो LT-2। तो एक ऑप्शन पहला ये किसका हो गया, A का। सिमिलरली आप B का निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये तो बात मैंने वो अप्रोच भी बता दी जो आपको एग्जाम हॉल में लगानी है टाइम सेव करने के लिए, और ये भी बता दिया कि कैसे करना है। साथ ही वंडर वाल इक्वेशन वाले का भी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक आप कह सकते हो, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ये वो लॉजिक होते हैं जो आपको एग्जाम पास कराते हैं। वंडर वाल इक्वेशन आपको लिख के दे देगा P + कांस्टेंट A/V², एक दूसरा दे देगा कोष्टक जिसमें आपसे कह देगा V - B = RT। इसमें आपसे मैक्सिमम केस में A का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है क्योंकि इसमें बच्चों को टाइम लग जाता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें A का भी बता रहा हूँ, B का भी बता रहा हूँ। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको याद रखना। मैंने आपको बताया कि इसमें B का निकालना बहुत ईजी है, तो वही हम पकड़ते हैं। जो वॉल्यूम B होगा उसका जो कांस्टेंट B के इक्वल होगा। अब वॉल्यूम का तो भैया पता ही है क्या होता है, मीटर⁻³ आयतन का यही तो होता है। तो हमें B का तो बहुत ईजिली मिल गया। तो अगर B का ईजिली मिल रहा है तो क्यों ना A का निकालने के लिए कोई ईजी तरीका अपनाया जाए। जी हाँ, आपसे B का भी पूछा जा सकता है जो कि ये हो जाता, लेकिन आप याद रखोगे वंडर वाल इक्वेशन में, अब ये इतना हो गया, अब इसको कट कर देते हैं। वंडर वाल इक्वेशन में जो A/B होता है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी के इक्वल आता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप सीधा रट लो इस बात को कि जो कांस्टेंट A और B होते हैं वंडर वाल इक्वेशन में वो एनर्जी। अब एनर्जी का तो फॉर्मूला याद होता है बच्चों को, क्या होता है mL² T⁻⁻²। तो अगर A/B एनर्जी के इक्वल आता है तो हम डायरेक्ट A का वैसे नहीं निकालेंगे, हम A का ट्रिक से निकालेंगे, B का गुणा इसमें करके, क्योंकि A का जो होगा वो क्या हो जाएगा mL² T⁻⁻² इंटू B का अभी हमने ईजिली आपको बताया ही था क्योंकि V - B होता है, तो B का वही होगा जो वॉल्यूम का होगा, वॉल्यूम का मतलब मीटर³। तो यहाँ से कितना आराम से निकल आया A का, क्या mL⁵ T⁻²। दूसरी बात आप ये मेरी याद रखना एग्जाम हॉल में कि 4 ऑप्शन जो होंगे, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर वो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन होगा, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये एक टीम डिज़ाइन करती है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंसोगे तो एग्जाम हॉल में नहीं फंसोगे, लेकिन एग्जाम का आप क्वेश्चन कभी भी उठा लेना। अगर वंडर वाले क्वेश्चन में A का पूछा गया है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें L⁵ होता है, L⁵ होता है, L⁵ होता है। तो ये पावर 5 वाला दिमाग में भी थोड़ा रखना, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते समय ऐसी कुछ ही बातें आपको टाइम सेव करवा के देंगी। तो दूसरा टाइप ये था जो पूछा जा सकता है। जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, हिंदी में लिखा होगा कितने सार्थक अंक हैं। तो इसके लिए सार्थक अंक के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो इन जनरल सबको पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहा है तो हो सकता है ये बात किसी को ना पता हो। तो आप याद रखना कि जो इस गुणा में लिखा रहता है, जैसे इसमें लिखा है 48,000 × 10⁻⁴,
तो ये जो गुणा में 10 टू दी पावर लिखी होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट कितना है 1 2 3 4 और 5, यानी कि पहला वाला 5 होगा, यानी कि ये दो ऑप्शन कट गए। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना है। अब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 5 व 7 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इस सवाल से आपने सीखा कि गुणा में जो 10 की घात लिखा होगा वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। अब ये नॉर्मली बातें आपको पता होंगी, जैसे यहाँ पे ये डेसिमल के आपका राइट का जो जीरो है वो कंसीडर किया गया, लेकिन अगर डेसिमल के लेफ्ट में आपका कोई सारे नॉन जीरो होते, यानी कि 48 ना होता, तो डेसिमल के जो राइट वाला जीरो है वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट डिजिट आप क्या करना कि जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो यूट्यूब पे सिंपली सर्च करना सिग्निफिकेंट डिजिट, 8-10 मिनट का छोटा सा वीडियो, आप किसी का भी कहीं से भी देख लेना, तो छोटे छोटे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपसे कहीं लिखा है 48,000, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है ये सारे जीरो लिए गए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई किलोग्राम या ग्राम या मीटर ऐसे नहीं दिया गया है तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे, 48 हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बेसिक बातें आप देख लेना, बाकी सिग्निफिकेंट डिजिट का कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बस इसलिए इस सवाल को मैंने इंक्लूड कर लिया कि जिन बच्चों ने सार्थक अंक वैसे सबने पढ़े होते हैं, नहीं पढ़े तो आप देख लेना कब दाएं में जीरो लेते हैं कब बाएं में जीरो नहीं लेते। क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ आपको म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का पावर -1/2। तो ये क्वेश्चन जस्ट आपको एक दिखाने के लिए इस चैप्टर से ऐसे यूनिट से ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आगे जिस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट आपका ऐसा रिजल्ट होगा वो आपको आगे टाइम टू टाइम कवर करवा दिया जाएगा। बस आपको दिखाने के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की जो चुंबकशीलता है उसका स्क्वायर रूट का डिनोमिनेटर में है, वही तो पावर -1/2 का मतलब हुआ। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जिसका जो डायरेक्ट आपको निकालने की नीड नहीं होती है, सीधा सी के इक्वल होता है। सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल है मतलब दूरी बटे समय LT-1। तो ये आपको बस एक ग्लिम्स दिखाने के लिए कि इस चैप्टर से ऐसे बड़े फेमस रिजल्ट होते हैं, जैसे L/R की विमा जो होती है वो सीधे T की होती है। तो अभी आप कंफ्यूज मत हो कि क्या L होता है, क्या इंडक्टेंस रेजिस्टेंस होते हैं, ये सब मैं आगे मैंने कहा जैसे ही चैप्टर आएगा उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मैं आपको कौन सा को रिलेट करके याद करवाऊँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत अच्छे से मैं डिज़ाइन कर दूंगा ये सारी चीज़ें। अभी बस मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि फोर्स का आपको पता हो, जैसे वंडरवाल इक्वेशन में पास आपको प्रेशर का नीड थी, तो प्रेशर आपको इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रेशर आपको पता हो कि फोर्स बटे एरिया होता है। आपको वर्क का, जैसे उसमें मैंने वॉल्यूम के इक्वल V कर दिया था, तो वॉल्यूम का पता हो कि मीटर क्यूब होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको पता हो। बाकी क्या होता है इंडक्टेंस, क्या परमिटिविटी की कैसे याद कराऊंगा को रिलेट करके, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर का मान दिया हुआ है 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका SI मात्रक पूछा है, यानी कि CGS दिया हुआ है और SI पूछा गया है। अब आप रिलेट करो, जो एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा था उसी के सराउंडिंग वाले क्वेश्चन है ना, उसी चैप्टर से, तो ये क्वेश्चन भी बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है आपके लिए। तो देखो 1 न्यूटन में आपको याद रखना है 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट भी आपसे पूछेगा वो। और 1 डाइन में पूछे कितने न्यूटन होते हैं, तो वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10⁵ न्यूटन हो जाएंगे। बस ये छोटी सी बात आपको पता है तो आप इस सवाल को कर पाओगे। कैसे, देखो 10⁶ था, अब इस डाइन को हमें न्यूटन बनाना है और सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। सब ऑप्शंस जो है वो SI में यही है। तो 1 डाइन में न्यूटन लिखना है तो उल्टा हमने बताया था 1/10⁵ हो जाएगा। ये क्या बन गया, डाइन न्यूटन बन गया, क्योंकि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, तो 1 डाइन में डिनोमिनेटर में आ गया। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो आप सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, तो 1/100 का मतलब 1 10⁵2, लेकिन उसका भी स्क्वायर है तो 10⁵4 हो जाएगा, तो 10⁵4 हो गया। तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया स्क्वायर। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है बटे में, ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखो 10⁵4 जो है वो ऊपर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁶ तो पहले से था, 10⁵4 ऊपर आया और नीचे क्या हो गया 10⁵5। अब ये क्या बन गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन गया। अब देखो 6 और 4 10 घात हो गई ऊपर और 5 घात नीचे से कटेगी, तो 5 घात बचेगी, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा।
तो आप ये सवाल वैसे तो याद हो जाते हैं बच्चों को, इतनी प्रैक्टिस हम कराएंगे आगे। देखो पहले तो हर चैप्टर से क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, 20 किसी में पॉसिबल है तो 30, अगर कोई ऐसा है जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है 50 MCQ उससे हो जाए। रेडियो एक्टिविटी है अगर छोटा है तो उससे हो सकता है 20 ही क्वेश्चन हो। तो जब एक बार 15 चैप्टर आपके 11th में है, 15 चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी 12th में है, जब हम 30 चैप्टर से ऐसे चैप्टर वाइज MCQs कर लेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो इतने अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो रिजल्ट इसका नहीं आया, इसका रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म आएंगे, फिर जो है फॉर्म के बाद फिर आपको मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना, हम लोग इसी एफिशिएंसी से पढ़ते हुए जो है इतने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको मैं श्योर कराता हूँ कि आपको ये याद होने लग जाएगा कि ये प्रेशर वाला इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 की घात 6 वाला था, तो इसका SI में 10 की घात 5 आंसर आया था। मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि इस तरीके से फिजिक्स आपको याद हो जाएगी। अगर E, M, L एवं G, यहाँ पे E एनर्जी है, M मास है और L एंगुलर मोमेंटम है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी विमा क्या होगी। तो वैसे ये भी एक टाइप है, ये एक छोटा सा चैप्टर है, आगे हर चैप्टर में इसका यूज़ होता रहेगा, वो मैं हम आगे सीखते रहेंगे, लेकिन ये भी एक टाइप है। तो मैंने सवाल ले लिया, वैसे ये सवाल सभी कर लेते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सवाल आ जाए तो इसमें ऐसे एक बना के दे दे। तो इसमें जो दिए हुए हैं उसके सारे विमीय फॉर्मूले आपको रख देने होंगे। जैसे E का यहाँ पे रखोगे तो एनर्जी का होता है mL² T⁻²। आप L का रखोगे, L का मतलब कोणीय संवेग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिछली बार भी पूछा गया था। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएँ बराबर होती हैं, जो कि होती हैं mL² T⁻⁻1। इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, वो सारी मैथमेटिकल चीज़ें आप कर लोगे। नीचे क्या है m⁵ और G²। अब G जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका भी डायरेक्ट अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, m⁻⁻1, L⁻3 और T⁻²। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करोगे। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो m�0 आएगा, L�0 आएगा, T�0 आएगा, यानी कि सारे कट जाने हैं, क्योंकि m इधर 1 है, इधर m 2 है, तो ऊपर m 3 है, नीचे 5 ये और 2 घटेगा तो नीचे 3 बचेगा, यानी पूरा कट रहा है। ऐसे सब कट के ये आ जाएगा। इसका मतलब द्रव्यमान नहीं बचा, लंबाई भी नहीं बची, समय भी नहीं बचा, मतलब कोण जो है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, कोण का मात्रक तो होता है रेडियन, लेकिन वो डायमेंशन लेस होता है। तो इस तरह से भी एक आध सवाल आ सकते हैं, ये भी एक टाइप है, तो इसलिए इंक्लूडेड है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। मैंने बताया कि कोण जो है वो डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट लेस नहीं है, इस बात से भी सवाल बना है, मैंने आई थिंक इंक्लूड भी किया है। ये देखो सवाल क्या पूछा गया कि कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो मात्रक तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, मतलब उसका तो ऐसे ऑप्शंस है। तो जल्दबाजी मत कर देना कि विकृति लगा दो या अपेक्षिक घनत्व लगा दो कि विमाएं नहीं है, तो इसमें इसकी भी नहीं है, इसकी और इसकी भी नहीं है, लेकिन कोण जो है वो ये इसका डायमेंशन भी नहीं है लेकिन इसका मात्रक होता है, रेडियन भी होता है, स्टेरेडियन भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे भी सवाल आए तो जल्दबाजी में आपको नहीं करना है कि आप बहुत जल्दी में गलत कर दो। तो जैसे कि ये सवाल है तो ये भी, मतलब अब हम आगे पढ़ेंगे प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी बातें हम देखेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो प्लांक जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है कोणीय संवेग के इक्वल होता है, जो कि होता है, आप याद कर लो, जो अच्छा बच्चा होगा वो लिख लेगा mL² T⁻⁻1, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को लिखोगे टिल योर एग्ज़ाम आपको वो सेव हो जाएंगी। मैंने 2 विमाएँ आपको बताई तो आपने शायद लिख ली होंगी, एक कोणीय संवेग की और दूसरा बड़ा जी का। ये बड़ा जी का हर साल पूछा जा रहा है, चाहे कोस्ट गार्ड हो चाहे कुछ हो। तो m⁻⁻1, L⁻3, T⁻², ये बड़ा जी का। ठीक है, तो ये आप लिखते चलना। और बाकी जो है इसमें और एक क्वेश्चन है, क्या है वो देखो, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि परमाणु यानी कि एटम का जो रेडियस है, मैंने आपको बताया था 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है, और न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है वो 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। और मैंने कहा था कि इससे एक सवाल बना था, तो वो क्या था, वो यही था कि उनके आयतन का अनुपात पूछा गया था। तो आयतन होता है, आयतन के फॉर्मूला होता है 4/3, अगर उसको स्फेरिकल कंसीडर करेंगे 4/3 पाई r³, यानी कि ये रैशनलाइज करेंगे, अनुपात करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये क्या अनुपात होगा, r1 त्रिज्याओं के अनुपात का जो घन होगा वही उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो बस त्रिज्याएं क्या हैं, ऊपर किसका रखना है, परमाणु का, तो परमाणु का 10 की घात -10 है, और उसके बटे में किसका रखना है, 10 की घात -15 का,
और इसका क्या कर देना है, होल क्यूब कर देना है। तो 10 की घात -10 का पावर 3 करोगे तो ऊपर 10 की घात -30 हो जाएगा, नीचे 10 की घात -45 हो जाएगा। तो 10 की घात -45 ऊपर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा और फाइनली 10 की घात 15 आएगा। और ये सवाल आ चुका है तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे आप कह सकते हो कि सर यूनिट एंड डायमेंशंस में लोग जब मात्रक और मापन पढ़ाते हैं तो उसमें पहले तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद करवा देते हैं। तो मेरा क्या है कि तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं भी ऐसा कर सकता था कि 50 डायमेंशनल फार्मूले लिख के लेके आता और आपको वो पढ़ा देता कि ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये इसका होता है। जब अभी आपको ये नहीं पता कि प्रेरकत्व तो क्या होता है, उसका फिनोमेना क्या होता है, तो फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला अभी से क्यों, तो आप पे ऐसे एक अननेसेसरी बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। और हर चैप्टर में जैसे थोड़े थोड़े डायमेंशन हम लोग स्लॉट्स में याद करते चलेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, इसलिए हमने ये नहीं किया। और कुछ खास इस चैप्टर से अभी तक प्रीवियसली पूछा नहीं गया है। बाकी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता ही होंगी। जैसे अभी कोस्ट गार्ड में पूछा था सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये वो बातें होती हैं जो आप लोग जो है 10th लेवल में भी अपने रडार हुआ, सोनार हुआ, इनकी फुल फॉर्म पर रखी होती हैं। जैसे इसका होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, इसका होता है रेडियो एंड डिटेक्टिंग रेंज, ऐसे कुछ होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो नहीं इंक्लूड किए हैं। बाकी यूनिट एंड मेजरमेंट से कुछ ऐसा खास नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आप जो छोटे छोटे इसमें मैं क्वेश्चंस, अगर आपको यही है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे जाना है तो मैं ऐसे 20-25 क्वेश्चन लेके आ सकता था, लेकिन क्योंकि शुरुआत है, बिगिनिंग है, अभी बहुत एक लंबा गैप हो गया, तो डिपेंड करेंगी चीज़ें आपके फीडबैक पे, ठीक है। अगर आपको क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वीडियो में, फीडबैक है, वो अच्छा रहेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा रिस्पॉन्स भी बेटर होगा, चाहे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात हो, चाहे ड्यूरेशन ऑफ वीडियो की बात हो। तो इट्स डिपेंड ऑन द फीडबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे तो हम भी उसी एनर्जी के साथ आपके सामने चीज़ों को पेश कर रहे होंगे। तो ये मत सोचना कि यार इसमें तो मैंने कुछ नहीं सीखा। तो देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में आप बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो आपको वैसे भी ये चीज़ें तो बेसिक लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसी अच्छे चैप्टर्स आएंगे, उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपको अभी तक नहीं आती थी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आज अपना फर्स्ट डे था तो हमने बस शुरुआत कर दी है, लेकिन आप चिंता मत करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। बस आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना। और जो बच्चे मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं दे कैन इनरोल इन द मॉक टेस्ट। जो लिंक है उस एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन का नाम है परीक्षा ऐप। तो वहाँ पे आप डिफेंस कैटेगरी में जाके चूज़ करके जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिनकी प्रिपरेशन पूरी है और वो चाहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना। तो अगर आप मेरा रेफरल कोड अनु50 अप्लाई कर दोगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चाहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊं दे कैन, आप जाके विजिट करके एक बार देख सकते हो फ्री वाला लगा के, कि अगर आपको लगे हाँ अच्छा है तो आप एनरोल कर लेना।